दोस्तों, आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ ना, ये कहानी है नीलेश का। नीलेश की उम्र लगभग 23-24 साल की रही होगी। साल था 2001 का। नीलेश जो थे ना, सिनेमा में बड़ा रुचि रखते थे। जब भी उनको मौका मिलता था उनकी मनपसंद का हीरो का मूवी लगती तो ज़रूर देखते थे। लेकिन उनका जो गांव था ना, देहात में था और उनका मामा का जो घर था ना, शहर में था। उनके गांव से 10-15 मिनट का जो सफ़र था वो था मेन रोड का, जहां पर बस मिलती थी। अब बस पकड़ करके जो सफ़र करते थे लगभग 1-1.25 घंटे का था। और जब उनको लगता कि हाँ, शहर में मूवी लगी अपने मनपसंद हीरो का, तो कोई ना कोई बहाना करके आज शहर पहुंच जाते थे। मामा का घर था वहाँ पर, मामा के घर भी जाते थे। वहाँ मिल माल करके मामा मामी से सबसे मिल करके अब फिर अपने गांव की तरफ बोलते कि हम अब अपने गांव जा रहे हैं। लेकिन गांव जाते नहीं थे, थिएटर में घुस जाते थे, सिनेमा देख करके और तब वो अपने गांव के लिए निकलते थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि वो नाइट शो भी देख करके आए। नाइट शो 10 बजे के आसपास ख़त्म होता था। आप बस पकड़ करके आराम से अपने घर आ जाते थे। घर वाले पूछते थे उनसे, उनकी माँ, पापा, भाई, चाचा, ताऊ, जो भी घर में होता था परिवार, कि नीलेश इतना लेट कैसे हुआ मामा के पास से आने का, क्या हो गया था। तब वो कोई ना कोई बहाना बना देते कि मामा के यहाँ से चला था ना तो लेट हो गया था, बस खराब हो गई थी। कोई ना कोई बहाना ऐसा बना देते थे, घर वाले विश्वास कर लेते थे। कौन पूछने जाता है मामा के यहाँ के कितने बजे निकले थे। और कभी कभी मामा भी आते थे, तो इस विषय में कोई बात होता ही नहीं था। अब जो रिश्ता था ना नीलेश का मामा के साथ में, बहुत ही मधुर था। मामा बहुत चाहते थे और इधर जो नीलेश थे ना कोई बहाना ऐसा ढूंढते रहते कि मामा के घर पर जाएं, सिनेमा के चक्कर में। और कोई नहीं, और कोई प्रेम ज़्यादा नहीं था, बस मूवी का चक्कर था। मनपसंद हीरो का मूवी लग जाती और फिर तो कोई ना कोई बहाना उनके पास खड़ा होता। ऐसे ही एक रात अब सिनेमा देख करके लौट रहे थे, नाइट शो 10 बजे सिनेमा ख़त्म हुआ। अब मामा की नज़र में तो 6 बजे शाम को ही वो निकल पड़े थे उनके घर से। अब तक तो उनको घर पहुंच जाना चाहिए। मामा भी बेफिक्र थे कि चलो भांजा अपना गांव चला गया, कोई बात नहीं, अपने घर में होगा। लेकिन वो घर में ना होकर के थिएटर में, सिनेमा में अपनी मनपसंद हीरो का फिल्म देख रहे हैं। तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाया जाए और नीलेश जो है ना, उन्हीं के अंदाज में, उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश, बिहार का रहने वाला, फिल्मों का बड़ा शौकीन। मुझे रोमांटिक मूवी बहुत ही अच्छी लगती थी। मैं जवान हो गया था, अब मैं अपना मनपसंद हीरो को बहुत ही चाहता था। मैं देखता था कि मेरा हीरो कैसे लड़कियों को पटा लेता है, कैसे दोस्ती कर लेता है, प्रेम कर लेता है। हम लोग तो अभी तक 23-24 साल का उम्र हो गया था, हम कुछ भी नहीं कर पाए थे। जब सिनेमा देख के निकलता ना, तो मेरे दिमाग में ऐसा ही ख्याल चलता रहता था कि एक वो हीरो है जो उसकी एक इशारे पर लड़की पट जाती है और मैं ढूंढता ही रह जाता हूँ कि कोई मेरी मित्र बन जाए, सहेली बन जाए। लेकिन आज तक किसी ने घास नहीं डाली। अब मुझे बड़ा अपने आप पर गुस्सा आता था। खैर, उस रात को मैं जब सिनेमा देख कर निकला ना, तो लेट तो हो ही चुका था। जल्दी जल्दी भागा बस स्टैंड पर। संजोग भाग था कि बस मुझे जल्दी मिल गई। बस खाली थी, मैं बैठ गया, टिकट लिया अपना बस स्टैंड का, गांव का, और आराम से अब मौसम का आनंद, गर्मी था, और हवा लेते हुए जब अपने स्टैंड पर पहुंचा तो 11:30 बज चुके थे। अब मैं अपने स्टैंड से उतरा। मैं सोचा कोई ना कोई साधन सवारी हमारे गांव को मिल जाएगी। कोई ना कोई लड़का जाता रहता है साइकिल से, बाइसिकल से, और कोई ना कोई साधन, बुग्गी गाड़ी, कुछ तो मिल जाएगी जिससे मैं 2 किलोमीटर का सफ़र है और रात का टाइम में
मैं आराम से तय कर लूँगा। लेकिन उस दिन मेरी किस्मत ही खराब थी। कोई मुझे सवारी मिली नहीं, ना कोई अब वहाँ पर मुझे मिला, ना मेरे गांव का ना अगले गांव का। वो जो सड़क थी ना, जो मेरे गांव से क्रॉस होकर निकलती थी, वो 3-4 गांवों को जोड़ती थी। वो सड़क रात में भी चलती थी। जो कोई इमरजेंसी के लिए निकलता था तो उसी सड़क से आता जाता था। ऐसा नहीं था कि सड़क अब रात के 10 बजे 11 बजे बंद हो जाती थी। कोई ना कोई अपने काम से निकलता रहता, कोई शहर जा रहा है, कोई शहर से वापसी आ रहा है। लेकिन उस रात को मैं काफ़ी देर तक चौराहे पर इंतज़ार करता रहा कि कोई भी तो मुझे मिल जाए, कोई भी साधन मिल जाए और मैं अपने गांव पहुंच जाऊं। आधा घंटा मैं इंतज़ार करता रहा चौराहे पर, लेकिन कोई नहीं मिला। मैं सोचा चलो पैदल मार्च करते हैं, 10-15 मिनट में मैं तो 2 किलोमीटर का सफ़र तय कर लूँगा। अब मुझे एक शॉर्टकट रास्ता भी पता था। वो जो रास्ता था, रात के टाइम में हमारे गांव वाले उधर से गुजरते नहीं थे। उनको डर सताता था, क्योंकि वो शमशान घाट के बगल से रास्ता निकलता था, नदी किनारे से, और वो रास्ता बहुत शॉर्ट था। और जो हमारे गांव का सड़क था ना, वो सीधा था। और फिर हमें उस सड़क से पैदल घूम कर के आना पड़ता था। कम से कम मुझे लगता था कि 5-7 मिनट 10 मिनट का फ़र्क ज़रूर पड़ता था। और वही मैंने शॉर्टकट वाला रास्ता, शमशान वाला ले लिया था। मेरे लिए तो जगह कोई अनजान थोड़ी थी। हर तरफ मैं घूमता रहता था और एक एक चीज़ मेरी जानी पहचानी। उस शमशान घाट से तो मैं न जाने कितने बार गुजरा होगा, मुझे खुद का गिनती पता नहीं है। हमें आज तक ऐसा कोई डर, कोई भय, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन गांव के कुछ लड़के जो थे ना, डरपोक, वो मुझे बताते थे कि रात के टाइम में शमशान के पास से ना बाबा बना, मैं तो नहीं गुजरूंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा। और उनकी बातों पर मैं हंस देता। अरे भाई, ऐसा क्या है? शमशान में क्या भूत वहाँ बैठा हुआ तुम्हारा इंतजार कर रहा है? अरे वहाँ मुर्दा साल में एक आध कभी जलता था। हमारे गांव का शमशान था। ये नहीं कि हर रोज़ हमारे गांव में मौत हो रही। अरे कभी कभी बड़े बुजुर्ग गुजर गए साल में, ऐसे ही होता था वहाँ पर। और वहाँ पर एक कर्मकांडी बाबा भी रहते थे, जो 100 को पूजा पाठ करवाते थे। अब एक तरह से पूजा पाठ जो होता था शमशान में, वो करते थे। और उनके लिए गाँव वालों ने एक घर भी बना रखा था। कच्चा पक्का घर था, ऊपर झोपड़ी, वो फूस की झोपड़ी थी, और कच्चा वैसे ईंट का बना हुआ था। आगे में फुलवारी भी बना रखी थी, गार्डन था छोटा, और उसमें फूल लगा रखे थे। और वो देखभाल भी करते थे, शमशान का भी देखभाल करते थे, वो फुलवारी का भी अब सिंचाई उचाई करते थे। गांव वाले मदद भी करते थे, उनका खाना पीना का प्रबंध भी करते थे। अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो हमारे गांव में आ जाया करते थे कि हमें बाबा ऐसी ज़रूरत है, ऐसी है, मेरे पास में राशन नहीं है, पैसे नहीं हैं। तो गांव वाले मदद करते थे। एक तरह से वो शमशान में ही उनका ठिकाना था। शमशान के दूसरी साइड में दीवार थी, फिर उनके पीछे में घर था। मतलब वहाँ से शमशान दिखता नहीं था, एक बाउंड्री थी। वही उसी के घर के बगल से वो रास्ता मुझे निकलता था, जाते थे हम अपने गांव की तरफ में। वही शॉर्टकट रास्ता मैंने ले लिया था। आसमान में चांद निकला हुआ था, और डर किस बात का? मैं तो कभी डरा ही नहीं। ये तो मेरा इलाका है, कभी भी आऊँ कभी भी जाऊँ, ऐसा कुछ डर नहीं था। और वही अपने मन में फिल्मी ध्यान था, फिल्म देख के निकला था, रोमांटिक मूवी। मन में तरह तरह के ख्याल चल रहे थे कि काश मेरे जीवन में भी कोई मेरी हीरोइन होती, मैं उससे प्रेम करता। लेकिन यहाँ तो सूखा पड़ा हुआ है, कहीं कोई घास भी नहीं डालती, मेरी तरफ नज़र उठा कर नहीं देखती। ऐसा ही था उस टाइम में। यही सब अपने मन में कल्पना का उड़ान भरते हुए मैं अपना रास्ता तय करता चला जा रहा था, शॉर्टकट वाले रास्ते से। अभी शमशान थोड़ी दूरी पर था, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं था। और अचानक एक मोड़ आता था, और मोड़ से जैसे ही मैं निकला, सपनों को उड़ान लेता हुआ, मेरे जहन में अभी तक उस फिल्म का सारे दृश्य चल रहे थे। और उसी दृश्य में मैं अभी तक रमा हुआ था। मैं अपने आप को उस हीरो की जगह देख रहा था। मैं वही कल्पना कर रहा था कि मैं हीरो हूँ और मेरी कोई हीरोइन मिल जा रही है।
और जैसे उस मोड़ से टर्न लिया ना, तो मैं एक पल के लिए रुक गया। मैं देखा कि एक लड़की और कुछ थैला लिए हुए थी, भारी थैला था, और वो खड़ी थी, ना जाने किसका इंतजार कर रही थी, जबकि उस रास्ते पर बहुत कम लोग गुजरते थे। जब मैंने उसको देखा ना, बाल खुले हुए थे, चेहरा चांद की रोशनी में चमक रहा था, हाथ में थैला पकड़े हुई थी, और कभी कभी वो एक आध कदम बढ़ा देती थी, लेकिन लंगड़ा रही थी। जब मैंने उसको देखा तो मुझे लगा कहीं इसको चोट वोट तो नहीं लग गई है। और ये है कहाँ की लड़की? मेरे गांव की तो कतई नहीं थी। मैं अपने गांव के हर लड़कियों को पहचानता था। मुझे आशंका हुई कि कहीं ये बाहर गांव की लड़की तो नहीं है, कहीं भूल भटक करके हमारे एरिया में आ गई है, और वो भी आधी रात के वक्त, हाथ में बड़ा सा थैला। और मैं सहानुभूति के लिए उसके पास पहुंच गया कि जी, कौन से गांव के हैं आप? वो लड़की मेरी तरफ घूर के देखी। वो कुछ पल चुप रही, कुछ बोली नहीं। मुझे लगा कि ये अनजान व्यक्ति को देख करके डर गई है। मुझे इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए था। फिर मैंने प्रेम से पूछा कि देखिए, मैंने आपको इस एरिया में नया देखा है, आप कहीं बाहर गांव की हैं क्या? तब वो सर हिलाई। मैंने पूछा किसके घर जाना है? मैं सोचा मेरे गांव का ही कोई मेहमान लड़की है और रात में आ रही है, बस लेट हो गया होगा, कई बार ऐसा होता है। लेकिन वो कहने लगी नहीं नहीं, मैं उस गांव की नहीं हूँ। मैंने पूछा फिर कहाँ जाएंगे? और ये आप लंगड़ा के क्यों चल रही है? क्या हो गया आपके पैर में? वो कहने लगी कि देखिए ना, गड्ढा मैंने देखा नहीं और पैर पड़ गया और मोच आ गई है, दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा है, और ऊपर से थैला है ना, वजन में है। अब मैं तो आके फंस गई हूँ। मैंने बोला कि आपको जाना कहाँ है, पहले ये तो बताइए। आप मेरे गांव में जाना नहीं चाहती, अगला गांव इस रास्ते में आता नहीं है, वो तो सड़क के रास्ते से मिलेगा, तो फिर किसके पास जाएगी, कहाँ जाएंगे आप? फिर वो मेरी तरफ देखती रही। मैंने बोला जी जी, आप ही से पूछ रहा हूँ, कहाँ जाएंगे आप इस रात में, वो अंधेरी रात में? खैर चांदनी तो थी, लेकिन एक तरह से काली रात ही बोल सकती है, जो सुनसान एरिया है। तब वो कहने लगी कि शमशान में जाना है। मैं एकदम हैरान हो गया। मैं उसकी बात पर लगा कि मैं हंस पड़ूं कि इस उम्र में तुम शमशान में जाके क्या करोगी, लेकिन मैं हंसा नहीं। मैं अपने आप पर कंट्रोल रखा। मैंने पूछा शमशान में क्यों जाएंगी आप? अच्छी भली जवानी है आपकी, अभी कौन सा उम्र हो गया? एक तरह से मजाकिया तंज मैं कस दिया था। तब वो झेप गई, कहने लगी मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं शमशान में जाऊंगी, शमशान में मेरे बाबा रहते हैं। मैंने बोला बाबा? कौन से बाबा? तो जो कर्म कांड करते हैं वो मेरे बाबा हैं, बाबूजी, पिता हैं। तब मैं समझा कि कहानी ये है। अच्छा अच्छा, आप बाबा जी की घर से हैं, उनकी औलाद हैं? तब वो कहने लगी हाँ। यानी चल चलिए, कोई दिक्कत नहीं, अब तो हम नज़दीकी पहुंच गए। अब फिर मैंने बोला कि थैला मुझे दे दीजिए। वो सकचा रही थी देने में। मैंने बोला देखिए, आपको तो सही से चला नहीं जा रहा है, आइए इतना बड़ा थैला लेकर के आप कैसे जाएंगे? आप मुझे दे दीजिए। तब उसने बोला कि ठीक है, आप ले लीजिए। थैला जब उठाया ना, तो वाकई वजन था उसमें। मुझे लग रहा था कि 25-30 किलो के आसपास का वजन होगा उसमें। और मैं उठाया, कुछ देर चला तो हाथ थक गए। मैं सोच रहा था कि अब क्या करूं। अब जोश जोश में तो ले लिया। ये नाजुक सी लड़की और बस स्टैंड से इतना दूर थैला लेके आ गई, और मैं थोड़ी दूर में ही थक गया। वो लड़की पीछे पीछे चल रही थी, अब मैं थैला लिए आगे चल रहा था। अब वो शमशान मुझे देखने लगा था, जहाँ पर वो बाबा रहा करते थे, लेकिन वहाँ पर अंधेरा था। अगर बाबा होते तो उस जगह पर रोशनी जरूर होती, लालटेन जला के रखते थे, लेकिन आज लालटेन जल नहीं रही थी। और मैं अब वो वजन को अपने कंधे पर डाल लिया। हाथ मेरे दुख गए थे। जब कंधे पर रखा ना, तो बड़ा अजीब सा महसूस हुआ, पिलपिला सा मुझे लगा। बड़ा सा थैला और उसमें ऐसा क्या चीज़ है वजन वाला पिलपिला, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं सोचा कि क्या पूछना अब लड़की से, चलो अब थोड़ा सा दूरी रह गया है, अब मैं इतना तो निपटा ही दूंगा। अब फिर मैं अब उस लड़की को लेकर के आगे बढ़ने लगा।
बढ़ तो रहा था मैं ही, पीछे पीछे लड़की आ रही थी। अब मैं बार बार मुड़ कर देख लेता। लड़की वाकई में लंगड़ा के चल रही थी। जरूर उसके पैर में तकलीफ थी। आखिरकार धीरे 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 मैं उससे बात करता रहा, उसके बारे में और पूछता रहता कि आप कहाँ तक पढ़ी हैं और यहाँ पर कितने दिन तक रहेंगी। मुझे तो वही फिल्मी अभी हीरो मेरे अंदर समाया हुआ था। लड़की का चेहरा देख करके मुझे लगा कि ये मेरा हीरोइन हो सकती है। काश ऐसा होता। सुंदर लड़की थी, जुल्फ खुले हुए थे, कपड़ा भी सलीके से पहन रखी थी। लाल कलर का कपड़ा उस पर फब रहा था और मैं उसे बातों में उलझाए हुए और एक एक चीज़ उससे पूछ रहा था। कहाँ तक पढ़ी हैं, आगे क्या इरादा है, पढ़ने का है, शादी करने का है। और वो मेरे कुछ बातों का जवाब देती थी और कुछ बातों पर चुप रह जाती थी। और फिर हम उस जगह पर पहुंच गए थे। कंधे से मैं बोझ को उतारा। मुझे बड़ा लीजा अपने शर्ट पर भी महसूस हुआ। अब चांदनी रात थी, इतना रोशनी तो था नहीं, लेकिन महसूस हुआ कि उसमें से कुछ तरल पदार्थ मेरे शर्ट पर चिपक सा गया है। क्या हो सकता है अब तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन लड़की सामने थी, जवान लड़की और चेहरा सुंदर। मैं उसमें उसके चेहरे पर अब मोहित। मैं इन चीज़ों का थोड़ी ध्यान देता। थैला नीचे ज़मीन पर रख दिया। हाँ, मैं उस घर की तरफ देखने लगा जो जिसमें बाबा रहते थे, शमशान के पीछे वाला चार दीवारी। अब बाबा का तो घर अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने पूछा कि बाबा तो दिखाई नहीं दे रहे, लग रहा सो गए हैं। आज लालटेन उनकी जलती भी नहीं। नहीं तो मैं कभी कभी गुजरता हूँ तो लालटेन तो जलती रहती है। मतलब आज सो गए। वो लड़की कहने लगी कि बाबा आज घर पर नहीं है, बाबा कहीं गए हुए हैं और मैं अब इस जगह पर आ गई हूँ। बाबा कल सुबह में आएंगे। आप तो जैसे मुझे मनमांगी मुराद मिल गई थी। मैं खुश हो गया मन में कि चलो आज मुझे अकेले इस लड़की के साथ बात करने का और मौका मिल जाएगा। अब मैं बोला कि चलिए फिर तो आपके पास चाबी होगी घर की। बोलने लगी हाँ चाबी है ना। आप दरवाज़ा खोलिए और ये आपका सामान लेके मैं अंदर रख दूं, वजन वाला है ना, आपसे तो उठेगा नहीं, फिर वो दिक्कत हो जाएगी पैरों में। मैं बहाना चाहता था कैसे भी करके उसके साथ टाइम गुजारूं, उससे बातचीत करूं और उसको मैं इम्प्रेस करूं। मेरा तो यही अब उस टाइम का मन बना हुआ था और लड़की भी लग रही थी कि इम्प्रेस मेरे से हो चुकी है। और वो जा करके जो रूम था जिसमें बाबा रहते थे, अब चाबी उसके पास में थी। ताला कब खोल दिया मैंने देखा नहीं, दरवाज़ा खुल चुका था। अब फिर आवाज़ दी कि देखिए ज़रा लालटेन आप जला दीजिए, अंधेरा है घर में। मैं थैला उस दरवाजे पर रख दिया। कहने लगा हाँ हाँ क्यों नहीं। लेकिन जब कमरे के अंदर गया ना तो पूरा अंधेरा हुआ पड़ा था। लालटेन कहाँ है, कहाँ माचिस है, कुछ पता नहीं चल रहा था। रोशनी थी नहीं। तब उसने कहने लगे कि आप जंगले पर देखिए, जंगले पर माचिस रखी होगी, लालटेन खूंटी पर टंगी होगी, हाथ देखिए टटोलिए, जरूर लालटेन मिल जाएगी। जैसे लड़की ने बताया वैसे ही किया। वाकई माचिस भी मुझे मिल चुकी थी, लालटेन मैंने अब पकड़ रखा था। अब दोनों चीज़ लेकर बाहर आ गया उजाले में जहाँ चांद की रोशनी पड़ रही थी। और लड़की वो ज़मीन पर अब एक पत्थर पर बैठ गई थी। वाकई में शायद उसको पैरों में दर्द हो रहा था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। अब मैं लालटेन की रोशनी करने में लग गया। कुछ ही मिनट में मैं लालटेन जला दिया था। लालटेन की पीली रोशनी में मैं उस लड़की का खूबसूरत चेहरा देखने लगा था। वो अपनी पैरों को निहार रही थी, जैसे उसमें दर्द हो रहा। और तब मैंने कहा कि देखिए आज लग रहा है आपको पैरों में ज़्यादा तकलीफ है। अगर बुरा ना माने तो मुझे पैर को सही करना आता है, मोच वगैरह को मैं सही कर देता हूँ, मेरे पिता ने मुझे सिखाया है। अगर आप कहेंगी तो फिर आपको दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। अब मुझे आता भी था, ये विद्या मुझे मेरे पापा ने सिखाया था। तब वो मेरी तरफ चौंक के देखने लगी, कहने लगी पक्का मुझे दर्द तो नहीं होगा ना, और दर्द तो नहीं होगा। मैं कहने लगा एक बार ज़रूर होगा, लेकिन उसके बाद आराम आ जाएगा। कहिए तो मैं अभी कर दूं। वो कुछ पल तक मुझे देखती रही, घूरती रही। अब फिर कहने लगी कि हाँ कर दीजिए। मैंने उसके लिए बोला कि आपको सोना पड़ेगा बिस्तर पर, चलिए अंदर कमरे के।
लालटेन उठा करके मैं पहले पहुंचा। तखत बाबा का लगा हुआ था, बिस्तर कंबल वगैरह सब वहाँ मौजूद था। मैंने बोला आप आराम से इस पर तखत पर लेट जाइए। वो लड़की गई, तखत पर बैठ गई, लेकिन कुछ पल सोचती रही। मैंने बोला देखिए दर्द तो एक बार होगा, दर्द बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन इसके बाद आपको बहुत आराम मिलेगा। ये दर्द जो है ना ख़त्म हो जाएगा, बस एक बार की तकलीफ़ है। लड़की ना जाने क्या सोचती रही, अब फिर आराम से लेट गई। अब मेरे पास वही सुनहरा अवसर था। मैं उसके पास पहुंच गया। उसके गोरे गोरे पैरों को मैं अब निहारने लगा, और मैं वही जगह मैंने हाथ डाला जहाँ पर मोच हुआ था। अब मैं धीरे धीरे उस पैरों को सहलाने लगा। लड़की कभी कभी दर्द में चीख पड़ती, अरे दर्द ज़्यादा है, यहाँ पर है। मैंने बोला कि घबराइए मत, बस 2 मिनट मैं ज़रा समझ लूँ कि आखिर मोच किस जगह पर है। अब मैं जानता भी था इस विद्या को, मुझे आता भी था। अब मैं समझ गया कि आखिर दर्द कहाँ से हो रहा, कहाँ इसको मोच लगी है। कुछ ही मिनट के अंदर मैंने उस दर्द को गायब कर दिया था। हाँ, चीखी जरूर लड़की एक बार, अब फिर वो शांत हो गई। मैं कुछ पल तो घबरा गया था जब वो जोर से चीखी थी, लेकिन जब शांत हो गई ना तो मुझे लगा कि मेरी विद्या काम कर गई है। अब तो लड़की मुझसे ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी। कहने की बहुत अच्छा विद्या आप जानते हैं, देखो ना आप बिना पैर दर्द नहीं कर रहा है, आप खड़े क्यों हो, बैठ जाओ ना। और लड़की अब जो लेटी हुई थी अब तखत पर बैठ गई। मैं भी सुखचाते हुए आप उसके नज़दीक ही आके बैठ गया। वो कहने लगी कि पानी वानी पिएंगे। हालांकि मुझे प्यास नहीं था, लेकिन टाइम तो मुझे अब काटना था इसके साथ में। मैंने बोला हाँ हाँ पानी मैं ज़रूर पीऊँगा। पानी मटके से निकाल के ले आई, गिलास में पानी पिया। अब फिर मेरा ध्यान उस थैले पर गया। मैं देख रहा था कि रात के टाइम भी लालटेन की रोशनी में और उस पर मक्खियाँ भिन भिना रही थी, मोटी वाली मक्खी। मैंने बोला कि देखिए बुरा मत मानिएगा, इस थैले में क्या है, मक्खियाँ भिन भिना रही है और इसमें से कुछ पिलपिला चीज़ मेरे कंधे पर भी चिपक गया है। तब कहने लगी नहीं नहीं घबराइए मत, बाबा को गुड़ पसंद है ना, ये गुड़ है, देहाती गुड़, गिला गिला सा होता है। और तब मैं समझा कि लड़की शायद सच बोल रही है। और इसके बाद हम बातचीत करने लगे और वो लड़की मुझसे इम्प्रेस हो गई थी या मैं खुद लड़की से इम्प्रेस हो गया था, मैं कह नहीं सकता था। आखिरकार वो पल आया। मैं सोचा कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब चलना चाहिए। अब तो लड़की कुछ हाँ ना नहीं बोल रही कि रुको या जाओ, तो मैं उठकर खड़ा हो गया। अब मैं बोलना कि देखिए रात ज़्यादा हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए, मुझे घर जाना चाहिए। तब वो लड़की कहने लगी आज रुक जाइए ना, देखिए मेरे बाबा तो है नहीं, इस घर में मैं अकेली हूँ, आप रहेंगे तो मुझे अच्छा लग रहा है, बुरा मत मानिएगा। यही तो मैं चाहता था कि कैसे भी इस लड़की के समीप रहूं। अभी मेरे दिमाग में जो हीरो का कीड़ा था काट रहा था, अभी मैं उसी फिल्म में एक तरह से घूम रहा था और मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने हीरो वाला काम किया है, लड़की को इम्प्रेस कर दिया है। अब तो लड़की मेरी काबू में है, अब तो उसका सिग्नल मुझे मिल चुका था। अब मैं खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था, जैसे मुझे एकदम स्वर्ग मिल गया है, मैं आसमान में विजय कर रहा हूँ, आसमान में उड़ रहा हूँ, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। आखिर वो पल आ गया कि जब हम ये दोनों एक साथ रात बिताए। इसके बाद मुझे नींद आ चुकी थी, कुछ ही पल का नींद थी। जब मेरी आँख खुली ना तो वो लड़की अब मेरे बिस्तर से बगल से उठ चुकी थी और वो जो थैला रखा हुआ था ना उसमें से कुछ निकाल करके खा रही थी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये भूखी क्यों हो गई रात के टाइम, और वो भी कह रही है इसमें गुड़ है, तो ये गुड़ खाने का टाइम है इस वक्त में। मैं सोचा कि चलो भूख लग गई होगी बेचारी को, घर में कुछ होगा नहीं खाने का, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं बैठ गया देखने लगा तो लड़की अचानक मुड़ गई, मेरी तरफ शंका वाला निगाह से देखने लगी। बोली कब उठ गए आप? मैंने बोला बस अभी उठा। क्या आपको भूख लगी है क्या?
तब कहने लगी नहीं नहीं, भूख नहीं लगी, मैं देख रही थी कि गुड़ में मक्खी ज़्यादा आ गई है तो इनको भगा दूँ, और तभी मैं थोड़ा सा स्वाद ले लिया। मैं उसके बाद से संतुष्ट हो गया था। अब फिर वो लड़की थैले को बाकायदा एक कोने में रख दिया, और फिर मेरे पास में मुस्कुराते हुए आ गई, मेरे बारे में और जानकारी लेने लगी। और कहने लगे कि देखिए आप मेरे से मिलते रहिएगा। मैं बोला क्यों, मेरे पास इतना वक्त तो होता नहीं। मैं अपनी राम कहानी अब बताने लगा। तब वो कहने लगी मेरे से मिल कर के आप फ़ायदे में रहोगे। मैंने पूछा कैसा फ़ायदा। तब वो कहने लगी कि देखिए जब अगली बार आओगे ना तो मैं तुम्हें फ़ायदा ज़रूर बताऊंगी, आज नहीं। मैंने बोला मुस्कुराती हुई, वैसे तो मुझे लड़की बहुत प्यारी लग रही थी और एक तरह से मैं मिलना भी चाहता दोबारा उससे, लेकिन मैं अपने आप को थोड़ा अलग महसूस करा रहा था उस लड़की को कि ज़्यादा मुझमें उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वो लड़की जिस हाव भाव से बोल रही थी कि अगली बार आओगे ना तो मैं तुम्हें वो फ़ायदा दिखाऊंगी, आज नहीं। मैं कहने लगा कि आज भी तो हूँ, आज आपके साथ में हूँ, तो मुझे वो फ़ायदा तो बताइए। कहने लगे हाँ ज़रूर बताएंगे। अगर आप अब अगले सप्ताह को, मतलब आज जो रात थी शनिवार की रात थी, अगर अगले शनिवार को आप आओगे इस जगह पर तब मैं आपको वो चीज़ दे सकती हूँ जिसे आप देख करके खुश हो जाओगे। मैंने बोला कि अभी तो बहुत टाइम है, हाँ ज़रूर आऊँगा। ऐसी क्या चीज़ देंगी जो मेरे फ़ायदे के लिए है, मैं खुश हो जाऊँगा। और तब वो कहने लगी 2 मिनट रुकिए। आप फिर अब वो जो थैला रखा हुआ था उसी साइड कोने में गई और वहाँ पर और भी बाबा का सामान पड़ा हुआ था, लाइन से रखा हुआ था, और उन किसी थैलों में हाथ मारने लगी। अब फिर जब लौट के आई ना तो उसके हाथ में करारे करारे नोट थे। मैं नोट देखा, बहुत सारे थे, मैं चौंक गया। मैं पूछने लगा ये क्या है, और तब वो मेरे हाथ पर रखती हुई बोली यही तो मैं फ़ायदा कराना चाहती थी, ये कुछ पैसे हैं, रुपए हैं, आप रख लो, आपके काम में आएंगे। अच्छे कपड़े बनवा लेना, अच्छा काम करना। मैं उस रुपये को देख करके अंदाज़ा लगाने लगा कि उस टाइम में मैं कम से कम 4-5 हज़ार के आसपास होगा। इतना रुपया देख करके मैं थोड़ा सख्ते में आ चुका था कि एक गरीब घर की लड़की या इसके पास में इतना रुपया, अगर बाबा गरीब नहीं होते तो इस जगह में थोड़ी होते, तो इसके पास में इतना रुपया कहाँ से आ गया। मैं सवाल पूछने वाला था लेकिन सवाल मैं पूछ नहीं पाया। शायद वो मेरी सवाल को समझ गई थी और कहने लगी देखो मेरे पास खुद का अपना जमा पूंजी है, मैं अपना जमा पूंजी संभाल कर रखी हूँ। बाबा मुझे पैसा देते थे, मैं खर्च नहीं करती थी, उन रुपये को संभाल कर रखी हूँ। मेरे चाचा भी हैं, मेरा और परिवार भी हैं जो मुझे रुपये पैसे देते रहते हैं, और उन सब रुपये को मैं इकट्ठा करके रखी हूँ। ये चोरी का रुपया नहीं है, असली रुपया है। मैं बोला कि नहीं नहीं, ये रुपया मुझे नहीं चाहिए। और उसे मेरे घर में कुछ कमी तो थी नहीं, मामा जी मुझे पैसा देते थे खर्ची का, पापा भी देते थे, तो दोनों तरफ से मुझे पैसा मिलता था, पैसा का कोई कमी थी नहीं, मैं अपने सारे शौक पूरा कर लेता था। लेकिन ये लड़की मुझे लालच देने लगी। 4-5 हज़ार रुपये उस टाइम में कम थोड़ी होते हैं, और कहने लगी आप रख लो, आपके काम में आएगा। देखो शनिवार को रात को आप ज़रूर आना, अगर शनिवार को आओगे ना तो मैं तुम्हें और रुपया दूंगी। लालच मुझे उसने दे दिया। इसके बाद मैंने वो रुपया रख भी लिया। कुछ देर बाद हम लोग फिर उस लड़की से बोले कि देखो अब सुबह होने को गया, अब मुझे अपने घर पर पहुंचना भी होगा, नहीं तो घर वाले पूछेंगे, आज भी मुझे कुछ ना कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। लड़की कहने लगी अभी इस टाइम कहाँ निकलोगे, अभी जाओगे तो घर वाले शक करेंगे, अब तो सुबह ही निकलना, बता देना कि दोस्त के घर पर रुक गया था। मैं पूछा कि पैसों के बारे में पूछेंगे, तब क्या बताऊंगा, बोल देना दोस्त ने दिया था पैसे खर्ची के लिए। अब मैं बड़ा एक तरह से पेशों में पड़ा हुआ था। लड़की सारा उपाय बता जा रही थी, अब मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहा था। आखिरकार मैं सुबह तक उस लड़की के घर में रहा, और फिर जब सुबह का जब टाइम आया तब मैं निकल करके अपने गांव पहुंचा, अपने घर पहुंचा। घर वाले मेरा अब इंतज़ार कर रहे थे, सो गए। माँ मेरी जैसे मैंने दस्तक दिया माँ उठ गई थी। अब पहला ही सवाल था कहाँ रहा रात भर। मैं झूठ मूठ अब
लड़की ने जो सिखाई थी वो मैं बताने लगे। मैं दोस्त के पास रुक गया था, शहर में ही रुक गया था। अब फिर हम दोनों सिनेमा देखने गए थे। अब सिनेमा देख के आए तो लेट हो गया माँ। मैं सोचा कि अब रात में कौन जाए, सुबह ही निकल जाएंगे, जल्दी आ गया ना। माँ शंका की निगाह से देख रही थी। मुझे लगा कि मेरा झूठ उसको हजम नहीं हुआ है। फिर भी मैं उसको एक तरह से समझा दिया था। चलो बात खत्म हो गई। वो रुपया जो था अपनी जेब में संभाल कर रखता था। अच्छा कपड़ा पहनता था जब मैं शहर जाता था। खूंटी पर टांग करके एक तरह से रुपये को भूल चुका था। अब मैं सुबह के टाइम में अब नींद आ गई थी, खाट पर अपने कमरे में लेट गया था। इसके बाद मेरी जब आँख खुली ना तो माँ मुझे उठा रही थी। उठ उठ नीलेश, उठ जा उठ जा। मैं अंगड़ाई लेते हुए उठा। माँ कह रही थी, नीलेश तेरे ऊपर वाले जेब में इतना सारा करारे करारे नोट कहाँ से आए, मामा ने दिए हैं क्या? तब मैं एक तरह से भक हो गया था। जवाब नहीं मेरे को सोच रहा था कि अब मैं क्या जवाब दूं, अब क्या दूं। मैं कुछ पल तो माँ की तरफ देखता रहा। मैं कहने लगा, नहीं नहीं मामा जी ने नहीं दिया, ये मेरे दोस्त का पैसा है, उसने मुझे दिया है, तो अपने पास में रख, फिर कभी हम जाएंगे सिनेमा देखने, कहीं घूमने फिरने तो खर्च करेंगे, इसलिए मैं अपनी जेब में रखा था। माँ मुझे संदेह की निगाह से देख रही थी। कहने लगी, इतना रुपया, तेरा दोस्त अमीर है क्या, कोई धन्ना सेठ का बेटा है क्या? मैं कहने लगा, माँ ऐसा ही समझ ले, उसके पास पैसे की कमी नहीं है। माँ मेरे पर विश्वास नहीं कर रही थी, बार बार पूछ रही थी कि बेटा सच बता, बात क्या है, रुपया कहाँ से लाया? मैं माँ को विश्वास दिलाने पर लगा हुआ था कि माँ मेरा दोस्त का पैसा है, वो अमीर परिवार से है, हमारी दोस्ती उससे नई हुई है, अब उसका पैसा है, मैं अपने पास संभाल कर रखूँगा, अगली बार हम लोग घूमने फिरने जाएंगे तो वो खर्च करने के लिए दिया है। माँ विश्वास तो नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने उसको विश्वास दिला दिया था। आखिरकार अब हमारे पास में काम ही क्या था, खेतों में जाना, खेत की अब देखभाल करना, यही तो हमारे गांव में काम था। पढ़ाई लिखाई जितना करना था मैं उतना कर लिया था। उसके बाद मैं समझ गया कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, अब मुझे पढ़ाई की ज़रूरत क्या है। घर वाले मुझे कॉलेज भेजना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया, नहीं अब क्या पढ़ना है, आखिरकार मुझे खेतों में तो काम करना है, इतना पढ़ाई मेरे लिए काफ़ी है। ज़मीन जायदाद मेरे पास में सही थी, कोई चीज़ का भगवान ने कमी नहीं दे रखा था, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। इसके बाद मेरा अब शहर कभी कभी आना जाना हो जाता था, और मैं उसी रास्ते से, जो शॉर्टकट वाला रास्ता था, मैं उसी रास्ते से अब शहर जा रहा था मामा जी के यहाँ पर। मैं सोचा कि वो लड़की अब बाबा जी के घर में होगी, जाते जाते एक बार उससे मिल भी लूँ, अगर बाबा जी नहीं हुए तो। लेकिन जब मैं उधर से निकला ना तो बाबा जी फुलवारी में थे, पौधे को अब सही कर रहे थे, गुड़ाई कर रहे थे। अब मैं बाबा जी पहचानते थे, मैं प्रणाम करके हाल चाल पूछने लगा, बाबा जी कैसी तबीयत है, सब कुछ ठीक ठाक है ना? तब कहने लगे, हाँ बेटा सब कुछ ठीक ठाक है। अब मैं कुटिया की तरफ, कमरे की तरफ झांक रहा था कि कहीं वो लड़की नज़र आ जाए, लेकिन वो लड़की मुझे नज़र नहीं आई। अब मैं बाबा से पूछना भी नहीं चाहता था, कहीं बाबा का शक हो गया तो फिर काम खराब हो जाएगा। शनिवार को मुझे मिलना भी था, अभी शनिवार में 2 दिन बाकी था। अब फिर मैं बाबा से कुछ देर ऐसे ही खाम खा के बात करता रहा। इसके बाद शहर की तरफ निकल गया, स्टैंड पर पहुंचा, बस पकड़ा और मामा किया ऐसे ही। इसके बाद मामा से मैंने जो कुछ काम था पापा ने बताया था वो करवा के फिर वापसी। अब फिर रात के टाइम उधर से मैं आ रहा था, करीब 8 बज रहा था रात का। जब आया ना तो वही रास्ता पकड़ करके शमशान वाला। अब वहाँ पर लालटेन बाहर चमक रही थी, मतलब बाबा इसी घर में थे। और जब मैं गुजरा ना तो कुछ पल के लिए मैं उस जगह पर खड़ा हो गया था। मुझे अब उस लड़की को देखना था, लेकिन लड़की बाहर निकल के नहीं आई, ना मुझे बाहर दिखी भी। मैं आवाज़ लगाना नहीं चाहता था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, और मैं बाबा का नाम लेकर आवाज़ लगाया, बाबा बाबा सो गए क्या, सो गए क्या? बाबा खांसते हुए आवाज़ दिए, अरे नीलेश बेटा
शहर से लौट गया क्या? बाहर वो खांसते हुए निकले। मैंने बोला, बाबा तबीयत आपकी खराब दिख रही है, खांसी हुआ पड़ा है, दवा वो ले रहे हैं कि ना? तब बोले, हाँ हाँ दवा लिया हूँ बेटा, आराम हो जाएगा, कभी कभी ऐसी मेरी हालत हो जाती है। अब उस कमरे की तरफ देख रहा था कि लड़की के दर्शन हो जाए, लड़की के दर्शन हो जाए, लेकिन नहीं हुए। कुछ देर बाबा से बात करने के बाद मुझे लगा कि लड़की अब अपने पिता के सामने बाहर आनी नहीं चाहती है। अब फिर रुकना बेकार था। मैं अपने घर की तरफ निकल गया था। शनिवार का मुझे इंतज़ार था कि कब शनिवार आए। शनिवार मैं यही सब दिमाग में घुमा रहा था। आज शनिवार के जब रात आई ना, तो मुझे बड़ा बेचैनी हो रही थी। मुझे लग रहा था कि आज मेरी नई बनी हुई प्रेमिका मुझे मिलेगी। और उसने बताया था कि शनिवार के बाबा है ना, वो गांव चले जाते हैं। अब मैं इस घर में रहती हूँ देखभाल के लिए। अब मुझे लगा कि बस शनिवार के रात मेरे लिए बहुत ही बढ़िया रात है। मैं उस लड़की के साथ पूरी रात बिताऊंगा और फिर सुबह अपने घर पर। और उसने बोली भी है कि और पैसे दूंगी, करारे करारे नोट। अब दोनों तरफ से मेरे को फ़ायदा ही नज़र आ रहा था। हाँ वही हुआ। 10 बजे के आसपास मैं अपने घर पर छत पर सोया हुआ था। अब माँ की निगाह बचा करके अब मैं उतर गया था। अब मैं सीधा चलता हुआ शमशान घाट में पहुंचा। वहाँ अंधेरा एकदम दिखाई दे रहा था। अगर बाबा होते तो लालटेन जलती रहती, लालटेन ही निशानी थी, लेकिन लालटेन जल नहीं रही थी। वहाँ अंधेरा था। आज अंधेरी रात जैसी मुझे नज़र आ रही थी। आसमान में चांद दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर मैं कई पल तक खड़ा रहा वहाँ पर, अंधेरे में देखने की कोशिश करता रहा, लेकिन लड़की मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। मैं अब आवाज़ लगाऊं ना लगाऊं यही सोच रहा था। अब मुझे थोड़ा ये महसूस हुआ कि कमरे के अंदर में कुछ आवाज़ महसूस हुई है, मतलब कोई है कमरे के अंदर में, ज़रूर वही लड़की होगी। और इसके बाद मैं धीरे धीरे दरवाजे पर चला गया। दरवाज़ा जैसे ही मैं धकेला ना, तो दरवाज़ा खुल गया। और जैसे दरवाज़ा खुला ना, एक सुगंध सी मुझे महसूस हुई, खुशबू सी आई। और खुशबू बहुत ही एकदम मज़ेदार खुशबू मुझे लगी। नाक में जब चढ़ी ना, तो एकदम मदहोश करने वाली थी। हाँ मैं धीरे से बोला उसका नाम लेकर, जो बताई थी अपना नाम, कि तुम हो यहीं पर ना। तब बोली, हाँ हाँ, वो भी धीमी आवाज़ में बोली, अंदर आ जाओ। मैंने बोला, लालटेन तो जला लेती, अंधेरे में बैठी हुई हो। कहती कि लालटेन मुझे जलाना नहीं आता। मैंने बोला, इतनी बड़ी हो चुकी हो और तुम्हें लालटेन जलाना नहीं आता, कैसा हो सकता है? तब उसकी मीठी हंसी सुनाई पड़ी कि सही कह रहे हो, मुझे आज तक लालटेन जलाना नहीं आया, अब जला दो ना। जहाँ पहले माचिस रखा हुआ था, मैं हाथ मारा, माचिस मिल गया, लालटेन खूंटी पर टंगा मिल गया। अब मैं माचिस की सहायता से लालटेन को जला चुका था। जब मैं लालटेन की रोशनी में देखा, तो वो लड़की उसी तख्त पर सो रही थी और चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी, बाल खुले हुए थे और ड्रेस वही था, उस रात वाला लाल ड्रेस। लाल ड्रेस में बड़ा गजब की लग रही थी लालटेन की पीली रोशनी में। उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। कहने लगी, तुम भूले नहीं, तुम्हें याद था ना कि शनिवार की रात है? मैंने बोला, हाँ मैं भूला नहीं हूँ, मैं इस रात का तो इंतज़ार कर रहा था। अब देखो मैं आ गया ना, जो मैंने वादा किया था वो पूरा किया ना। तब कहने की दरवाज़ा तो बंद कर दो, अब दरवाज़ा बंद करके आओ, फिर हम बातचीत करते हैं। दरवाज़ा मैं बंद कर चुका था। अब उस कमरे में वो खूबसूरत लड़की और मैं दोनों अपनी प्रेम कहानी अब शुरू कर चुके थे। बातचीत का सिलसिला चल रहा था। अब बातचीत कब ख़त्म हुआ, कब प्रेम हुआ, अब मुझे याद भी नहीं है। आखिरकार मुझे नींद आ चुकी थी। जब नींद मेरी खुली ना, तो मैं जब देखा टाइम, तो 4:30 बज रहा था सुबह का। अब मुझे अब अपने घर पर पहुंचना था। अब मुझे छत पर जाना था। जैसे मैं उतरा था बाहर से,
लटक करके, और वैसे ही लटक करके छत पर जाना था ताकि घर वाले की नज़र में छत पर सो रहा हूँ। अब मैं घड़ी देखा, अब सुबह होने जा रही है। मैं जल्दी से उठा, लालटेन अभी तक जल रही थी। मैं देखा मेरे बगल में लड़की वैसे की वैसे सो रही है, और मैं जब उठा ना तो लड़की भी जाग गई। कहने लगी, क्या हुआ, सुबह हो गई क्या? मैंने बोला, हाँ सुबह हो गई है। और वो भी फरफरा के उठी। अब फिर उसी जहाँ पर थैला बाबा का रखा हुआ था, और वो बड़ा थैला जो था जिसमें बता रही थी कि गुड़ था, वो थैला आज मैंने देखा नहीं। वो थैला कहाँ गया कुछ नहीं मालूम। और वो थैलों में से किसी एक थैले में से हाथ डाल करके कुछ करारे करारे नोट निकाले और मेरे हाथ में पकड़ा दिए। मैं अंदाज़ा लगाया कि हाँ उतना ही पैसे हैं जितना उस रात को मुझे इस लड़की ने दिया था। लड़की मुस्कुरा रही थी और कहने लगी कि अगले शनिवार को बिल्कुल आना, सेम टाइम में, मैं तुम्हारी इंतज़ार करूँगी, आओगे ना? उसकी आंखों में शरारत थी, चमक थी। मैंने बोला, हाँ ज़रूर आऊँगा, तुम बुलाओ अब मैं ना आऊँ। अब इसके बाद मैं उस घर से निकल चुका था। अब मैं मुड़ मुड़ कर देख रहा था। लड़की कमरे से बाहर नहीं निकली। दरवाजे ने जैसे मैंने भेड़ दिया था वैसे ही भेड़ा हुआ था। हाँ, फिर मैं अपने रास्ते पर छत से जैसे लटक के उतरा था वैसे ही लटक करके चढ़ा और छत पर आराम से सो गया। सुबह मेरी माँ ने मुझे जगाया और आवाज़ देने लगी, कब तक सोता रहेगा नीलेश, उठ जा, सूरज निकल चुका है। मैं हड़बड़ा के जागा। मुझे लगा कि अगर माँ रुपये को देख लेगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रुपये मुझे माँ को दिखाना नहीं है, और रुपया मैं अपने पास सुरक्षित रखा, संभाल के अपने किताबों के बीच में। और मुझे लगा कि माँ देख नहीं पाएगी, और ना देखेगी तो मेरे लिए अच्छा है। एक तरह से मैं बहुत खुश था। मैं अपने दोस्तों में जाता, अब प्रेम कैसे होता, लड़के जो गांव के थे अब यही सब आपस में बैठ के बात करते थे। उस लड़की से मैं मिला, उसको इशारे किया, उसने मुझे आंख दिखाया, इस तरह की बात होती रहती थी। और मैं भी जोश जोश में कहने लगा कि मेरी भी एक प्रेमिका बन गई है, बहुत खूबसूरत है, और वो मुझे पैसे भी देती है। जोश जोश में सारा कुछ मैं बताता चला गया। लड़के जो मेरे दोस्त थे आसपास में बैठे हुए, सब मेरी तरफ अब घूर घूर के देख रहे थे। ऐसा कौन सी लड़की है भाई जो तेरे साथ में प्रेम भी करती है, पैसे भी देती है? मैं बताने लगा, हाँ मेरी फ्रेंड है, हम शनिवार को रात को मिलते हैं। लेकिन ये जगह नहीं बताया कि मैं कहाँ मिलता हूँ, कौन सी लड़की है। बस जोश जोश में सारा कुछ बता दिया था। और जब मैं बता दिया और ध्यान आया ना कि ये बात तो मैंने बोल दिया, बताना नहीं चाहिए था। कहीं लड़के मेरे घर तक ये अफवाह फैला देंगे, फिर तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। था दोस्तों से बता चुका था, अब किस बात का डरना। मैंने अपने आप को संभाला, छोड़ो जो हो गया देखा जाएगा। लेकिन वो बात उन दोस्तों तक सीमित नहीं रही। बात एक दूसरे से फैलती हुई हमारे घर तक भी पहुंच गई थी। ये बात मेरी माँ के कान में आ चुकी थी। और एक दोपहर को जब घर में सब कोई सो रहे थे, और तब मेरी माँ मेरे को अकेले में बुलाई कि नीलेश इधर आ मेरे पास में। मैं अपने कमरे में ही गया, दरवाजे पर था मैं, और माँ किताब में से जो पैसा मैंने छिपा कर रखा था उसको भी बाहर ढूंढ लिया था, और कहने लगी, नीलेश ये सब क्या है, ये पैसा तेरे पास कहाँ से आया? अब मैं फिर झूठ मूठ बोलने लगा कि मेरे दोस्त का पैसा है। अब माँ कोई बहाना नहीं सुनना चाहती थी, और वो कहने लगी कि उस दोस्त का नाम पता मुझे बता, मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ, तो मुझसे मिलवा, कितना बड़ा सेठ का बेटा है और तेरे को इतना पैसा दे देता है आसानी से। माँ को हजम नहीं हो रहा था। मैं कहने लगा, माँ वो आएगा मेरे पास में, और तब तुझे मैं दिखा दूँगा कि ये मेरा दोस्त है, इसने मुझे पैसा दिया है। मैं बहाना तो बना करके माँ को समझा लिया था, लेकिन माँ मुझ पर यकीन नहीं कर रही थी। मुझे इतना ज़रूर लगा था, और पैसा अपने पास माँ ने संभाल के रख लिया था कि जब तेरा दोस्त आएगा और तभी मैं पैसा तेरे को दूंगी, चाहे उसको दूंगी, इस पैसे को तू हाथ नहीं लगाएगा। माँ बिल्कुल विश्वास नहीं कर रही थी, मुझे पक्का यकीन हो गया था। अब मैं सोचा कि चलो 1-2 दिन की बात है, अब माँ भूल जाएगी, बात ख़त्म होगा। और फिर
मैं अपने दिनचर्या के काम में लगा हुआ था। खेत जाना, खेत की रखवाली करना, आ जाना, यही सब तो काम था मेरा। पिता के साथ में, भाई के साथ में, चाचा के साथ में लगा रहता था। और सबका मैं एक तरह से प्यारा भी था। पढ़ा लिखा था उस घर में सबसे ज़्यादा, 10वीं पास कर लिया था मैंने। इतना ही मेरे लिए काफ़ी था। और सब लोग मेरे पर फख्र करते थे कि मेरा लड़का 10वीं पास है, पढ़ा लिखा है। इतना तो मुझे नॉलेज था, इंग्लिश भी थोड़ा बहुत ज़रूर आती थी। इसलिए मुझे कोई भारी काम देता नहीं था। अब शनिवार आने वाली थी। अब मैं धीरे धीरे बेचैन हो रहा था। माँ मुझ पर निगाहें लगाए हुए रहती थी। अब मुझे लगता था कि ये जो दोस्तों के बीच मैंने बात कही थी ना, वो माँ के पास थोड़ी पहुँची होगी। वो किताब उताब ढूंढ रही होगी, कभी कभी ढूंढती रहती थी, और वो पैसा मिल गया होगा। ये कौन सी बड़ी बात है। अगर मुझे पता होता कि माँ तक दोस्तों ने बात अपने ढंग से पहुँचा दी है, तो मैं उस शनिवार को रात को अपनी प्रेमिका के पास जाता ही नहीं। मुझे जरा भी आइडिया होता। आखिरकार वो शनिवार की रात आ चुकी थी। मैं छत पर सोया हुआ तारे गिन रहा था। पूरा जो रात थी न, काली रात थी, अमावस की रात जो कहा जाता है। आसमान में तारे चमक रहे थे। अब मैं तारों को देख रहा था। घड़ी की तरफ मेरी निगाह लगी हुई थी। हमारे परिवार अब धीरे धीरे सब कोई सो रहा था। अब 10 बजने वाला था। मैं उठ करके आंगन में देखा। आंगन में मेरी माँ सोया करती थी खाट पर। मैं देखा आराम से सोई हुई है, मतलब मैदान क्लियर है। अब मैं चाहूँ तो जा सकता हूँ। इसके बाद जिधर से मुझे उतरना था छत से, मैं सीढ़ियों का प्रयोग तो करता नहीं था, ना घर के आंगन से निकलता था, ताकि कोई अब जाग जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं बाहर से ही लटक करके खेतों में उतर जाता था। मुझे पता था कि मुझे कहाँ से लटकना है, कहाँ से मैं आसानी से उतर सकता हूँ, अब फिर मैं चढ़ भी सकता हूँ। अब वैसे ही मैं उतरा और धीरे धीरे अब अपना जो इलाका था घर का, वो मैं पार करने लगा। और फिर उस जगह पर पहुँच गया, शमशान के पिछला हिस्से में। वहाँ पर अंधेरा, एकदम काली रात थी। आसपास में गिद्दड़ भी आज रो रहे थे। बड़ा अजीब सा डरावना माहौल हो गया था। ऐसा तो कभी रात के होता नहीं था। शमशान जरूर था, लेकिन आज तक मुझे शमशान के पास आते जाते कभी डर नहीं लगता था। लेकिन आज की जो रात थी ना, बड़ी डरावनी लग रही थी। और ऊपर से जो गिद्दड़ रो रहे थे, चिल्ला रहे थे ना, बड़ी डरावनी आवाज़ थी। और आसमान में कुछ पक्षी भी थे जो रात में उड़ते थे, जैसे उल्लू और भी पक्षी, चमगादड़ जैसी, वो भी उड़ते हुए दिखाई। और वो अजीब आवाज़ में चीख भी रहे थे। मुझे समझ जाना चाहिए था कि आज की रात अमावस की है और आज की रात बड़ा भयानक होती है। लेकिन मैं अपनी प्रेमिका के जाल में फंसा हुआ था। उसकी शकल सूरत मुझे मोहित कर रही थी। मैं जल्दी से जल्दी अपनी प्रेमिका के पास जाना चाहता था, मिलना चाहता था, और उसमें मुझे डबल फायदे भी थे। अब प्रेम का प्रेम, पैसा का पैसा मिल रहा था। इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। अब मैं दरवाजे पर जैसे ही दस्तक देना चाहा, धीरे से उसका नाम धीरे से लिया। दरवाज़ा खुल चुका था। अब मैं दरवाजे के अंदर प्रवेश करके दरवाज़ा पेड़ दिया। अब कमरे के अंदर अंधेरा। मैंने बोला, अरे लालटेन तो आज जला दी थी, उस रात को मैंने सिखाया भी था कि ऐसे लालटेन जलाते हैं, और तुम तो अंधेरे में पड़ी हुई हो। वो कहने लगी, हाँ मुझे जलाना थोड़ी आता है, मैं तो उस दिन भी बताई थी, अब जला लो। बड़ी मीठी आवाज़ में बोली। इसके बाद में वही प्रक्रिया दोहराने लगा। मैं जहाँ पर माचिस पड़ा था, माचिस उठाया, लालटेन को खूंटी से उठाया, लालटेन को ज़मीन पर रख कर के लालटेन को जला दिया, फिर खूंटी पर टांग दिया। अब लालटेन की रोशनी कमरे के अंदर में पीली रोशनी फैल गई थी। मेरी प्रेमिका जैसे उस रात को सोई हुई थी, ऐसे सोती हुई, और सेम ड्रेस में। ड्रेस कोई चेंजेज नहीं। इस बार मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। उसका पहनावा था, मुझे अजीब लग रहा था कि बार बार वही ड्रेस क्यों पहनती है। इसके पास इतने पैसे हैं, ये तो चाहे तो हर रोज़ नया नया ड्रेस पहन सकती है। ये ऐसा कंजूसी क्यों करती है अपने ऊपर में, खर्च क्यों नहीं करती, मेकअप क्यों नहीं करती। मैं यही सब पूछना चाहता था।
वो इशारों से कहने लगी, आओ ना, मैं तुम्हें बड़ी इंतज़ार कर रही थी, तुम्हें याद ही कर रही थी। देखो तुम सही टाइम पर आ गए हो। मैं अब अपनी प्रेमिका के बाहों में था। हम एक दूसरे में लीन थे, प्रेम कर रहे थे, प्यार भरी बातें कर रहे थे। और अचानक जब कुछ देर समय गुजर गया, हम तख्त पर लेटे हुए, अभी भी मुझे नींद नहीं आई थी। और मैं अपनी प्रेमिका से पूछना चाहता था कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, अपने ड्रेस वगैरह क्यों नहीं सही ढंग से खरीदती हो? एक ही ड्रेस में मैं तुम्हें बार बार देख रहा हूँ। आज जैसे ही मैं बोलने के हुआ तो प्रेमिका मेरे से पहली बोल पड़ी। मैं समझ गई तुम पूछना क्या चाहते हो, कि मैं इस ड्रेस में क्यों रहती हूँ। कहने लगी, ऐसी ड्रेस मेरे पास में 3 है। अब मुझे लाल रंग बेहद ही पसंद है। ये ड्रेस मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं पहनती रहती हूँ। मेरे पास ड्रेस की कमी थोड़ी है, लेकिन रात के टाइम मुझे लाल रंग पसंद है, ऐसी में मुझे अच्छा भी लगता है। अब मैं समझ चुका था कि आखिर ये लाल ड्रेस क्यों पहनती है। अब फिर मेरी बालों से खेलने लगी। कब मुझे नींद आ गया मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी आँख खुली ना तो कुछ खटर पटर हो रही थी। मैं देखा कि जिधर थैला उला रखा हुआ था, अब मैं देखा तो हैरानी रह गया था। लालटेन की रोशनी जल रही थी और लड़की की नज़र में तो मैं अभी सो रहा था, आंखें बंद किए हुए था। और लड़की उठ चुकी थी उस थैलों के पास जहाँ थैला सब रखे हुए थे। और वहाँ पर मैं उस रात वाला थैला देखा जब लड़की के पैरों में मोच लगा हुआ था, वही थैला था। और वो थैले में वो खोल करके और वो ना जाने उसमें क्या ढूंढ रही थी। अब मैं देख करके हैरान रह गया। बड़ा अजीब सी बदबू आज मुझे महसूस हो रही थी, जैसे कोई मांस सड़ा हुआ है। जैसे थैला का मुंह खुला ना तो ऐसे एक भभका सा उठा था। अब भभका मेरी नाकों में पड़ा ना तो मुझे बेचैनी सी हो गई। मैं पूछना चाहता था कि आखिर ये सड़ा हुआ मांस इस थैले में क्यों रखी हो, या सड़ा हुआ क्या चीज़ है, इसको फेंको ना। लेकिन मैं जब देखने लगा ना तो मुझे थोड़ा अजीब उसका बिहेवियर लगा। मुझे लगा कि थोड़ी देर मुझे चुपचाप रहना चाहिए, ये क्या कर रही है मुझे देखना चाहिए। आखिरकार वो थैले को उठा करके और दरवाज़ा खोल करके बाहर निकल चुकी थी। जब मैं देखा कि कमरे से बाहर निकल गई है थैला वजन बड़ा लेकर के, आखिर इस थैले में क्या चीज़ था, कहाँ लेके जा रही है। जब वो निकल चुकी ना तो मैं तख्त से उठ नीचे उतरा, चप्पल पहना, अब फिर मैं धीरे धीरे बाहर निकल गया। वो मुझे नज़र नहीं आ रही थी। मैं पूरा जो गार्डन था, वो फुलवारी सा, मैं पूरा देख लिया था, वहाँ पर थी नहीं। मैं बाहर आया, अंधेरी रात तो थी लेकिन मैं रात में देखने लायक नज़र बना लिया था। अब मुझे आसपास में कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। मैं थोड़ा हैरान था कि इतनी रात को ये लड़की सड़ा हुआ चीज़ लेकर के भरा हुआ थैला कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, आखिर ये सब चल क्या रहा है यहाँ पर। अब मैं बेचैन हो उठा था। मैं आसपास गार्डन देख लिया, कहीं पर नज़र नहीं आई। पीछे का इलाका पूरा क्लियर नज़र आ रहा था मुझे, वहाँ पर नहीं आई। अब एक ही हिस्सा बचा हुआ था, वो हिस्सा था शमशान वाला। मैं सोचा कि चलो शमशान में भी एक नज़र मार लेते हैं, कहीं क्या पता वहाँ पर मुझे मिल जाए। अब वही हुआ। मैं जब दूसरी तरफ पहुँचा ना शमशान की रेरी में, तब मुझे वो लड़की आप नज़र आ गई, जहाँ पर चीता जलाया करते थे, और वहाँ पर वो थैला लेकर के ना जाने क्या कर रही थी। वहाँ पर खड़ी थी और उसमें से मांस जो कुछ था, उसमें मैं मांसी कहूँगा कि मैं बाद में उसको मांसी देखा था, और उस सड़े हुए मांस को निकाल करके बाहर रख रही थी और कुछ बोल रही थी। बहुत अस्पष्ट था, मैं दूर से सुन नहीं पा रहा था। लेकिन मैं जब सब कुछ देखा ना तो मन में बड़ा विचार डर वाला आ गया कि आखिर ये लड़की है क्या भाई, ये मेरे साथ कोई छल कपट तो नहीं कर रही, मेरे साथ ये क्या कर रही है। मैं इसके प्रेम में पागल हूँ। अब मैं आज इसको देख रहा हूँ, शमशान में आ गई है और ये सड़ा हुआ मांस लेकर के ये सब क्या कर रही है। और अचानक जैसे उसको आहट हो गई मेरी, और वो मुड़ गई।
ध्यान से अंधेरे में देखने लगी और तब मुझे उसकी आंखें जो थी ना, चमकती हुई किसी जानवर की तरह लगी। मैं जब उसकी आंखें देखे ना तो मेरे होश उड़ चुके थे। मैं समझ गया था कि कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर। ये लड़की जो दिखती है ना वो असल में है नहीं। मुझे यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, मुझे भाग जाना चाहिए, अपने घर पहुँच जाना चाहिए। मैं खतरे को आभास कर लिया था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो लड़की कब दौड़ के आई मेरे पास में मुझे पता ही नहीं चला, और उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिया और मैं चीख पड़ा, ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो। और तब वो भारी आवाज़ में कहने लगी कि तू अभी तक मुझे समझ नहीं पाया ना, लेकिन तू अब मुझे देख ही लिया है। अब देख लिया है तो तेरा काम तो तमाम कर ही देती, और वैसे भी तेरा काम तो तमाम करना ही था। अब तू सही मौके पर इसी जगह पर आ गया है, नहीं तो मुझे उस कमरे से उठा कर लाना पड़ता तेरे को। अब तू खुद चल कर के शमशान में आ चुका है। चल, तेरा आज अंतिम क्रिया मैं इसी जगह पर कर देती हूँ। इतनी बलशाली थी वो, मैं अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा था। चीखना चाह रहा था, एक बार तो चीखा था, लेकिन दोबारा उसने चीखने का मौका नहीं दिया। अब मुझे अपनी बाहों में उठा करके खिलौने के माफिक, जबकि मैं हट्टा कट्टा वजन वाला लड़का था, अब मुझे खिलौने के माफिक उठा करके जहाँ चीता जलती थी ले आकर के पटक दिया। अब मैं अपने आप को उस जगह से भागना छुड़ाना चाहता था, लेकिन पकड़ उसकी मजबूत थी, मैं भाग नहीं पा रहा था। और आखिरकार उसने मेरे ऊपर मैं ना जाने कौन सा जादू किया कि मेरे सारा शरीर जैसे सुन्न पड़ता जा रहा था। मैं बेहद घबराया हुआ, डरा हुआ, मैं उसकी नज़र देख करके समझ गया था कि ये आम लड़की नहीं है। ये आम लड़की की आंखें नहीं चमकती है जानवर की तरह। इसकी जो चमक थी ना किसी जंगली जानवर की तरह थी, जैसे गिदड़ की तरह, भेड़िए की तरह ऐसी आंखें चमक रही थी। ऊपर से आवाज़ इसकी भारी, मीठी आवाज़ थी पहले इसकी, अब इसकी भारी आवाज़ और सब कुछ मैं तो जान चुका था। अब समझ गया था कि मैं बहुत बड़े जाल में, इस लड़की के जाल में फंस गया। अब मैं जिंदा इस जगह से निकल नहीं पाऊंगा, मैं अपने परिवार से कभी मिल नहीं पाऊंगा। मैं अपने आप को समझ लिया कि बस मेरा काम कुछ ही पल में ख़त्म हो जाएगा। ये लड़की मांस को खिला रही, ना जाने किसको, मांस हवा में उछाल रही थी उस जगह पर, और वो मांस गायब हो जाता था। और देखते देखते पूरा जो थैला था खाली कर चुकी थी। और तब मुझे एहसास हुआ कि वहाँ पर बहुत सारी अब ऐसी आत्माएं मुझे नज़र आ रही थी, जिसके किसी के हाथ नहीं हैं, किसी के पैर नहीं हैं। अब ऐसे ऐसे लोग मुझे वहाँ पर नज़र आ रही थी, और सभी की आंखें चमक रही थी। बड़ा ही डरावना दृश्य था, और वो दृश्य देख करके मुझे और डर डरने लगा कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं। अब कुछ नहीं कर सकता था। जैसे जिस जगह पर मैं पड़ा हुआ था, जैसी मेरी हालात थी, अब उस हालात से मैं निकल नहीं सकता था। मैं तो अपना शरीर को हिला डुला भी नहीं सकता था, ऐसा मेरे साथ में हो चुका था। अब लगने लगा कि जैसे ही मांस खत्म होगा, अब इसके बाद मेरा नंबर आ जाएगा। हो सकता है कि मेरा मांस अब नोच नोच करके उन आत्माओं को खिलाना शुरू कर दे। आखिर ये है क्या भला भाई? क्या ये भूत प्रेत है, कोई याचनी है, क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं भूत प्रेत के बारे में थोड़ा बहुत जो जरूर जानता था, लेकिन इतना बड़ा ज्ञानी नहीं था। लेकिन जब ये सब कर्म देखा ना, तो मैं समझ गया था कि मैं अब इस जगह से जिंदा कभी घर वापस नहीं जाऊंगा। मेरी माँ का चेहरा याद आने लगा, पिता का चेहरा याद आने लगा। मन ही मन में रो रहा था कि माँ मुझे बचा लो, माँ, माँ मुझे बचा लो माँ, नहीं तो मैं जिंदा इस जगह से वापस नहीं आऊँगा। आखिरकार अब जब टॉर्च की रोशनी मेरे ऊपर पड़ी ना, तो मैं एक तरह से अब मन में बड़ा शांति आई। एक साथ कई रोशनी थी, 3-4 टॉर्च की रोशनी मेरे शरीर पर पड़ रही थी। आज जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस जगह पर आई, उजाला सा हो गया था। आज जैसे ही उजाला हुआ ना, वो जो लड़की थी जिसकी आंखें चमक रही थी, जो मेरी प्रेमिका थी, अब सारा कुछ छोड़ करके अंधेरे के साइड में दौड़ गई थी। आज देखते ही देखते मेरी नज़रों के सामने से गायब हो चुकी थी। बड़ा अजीब दृश्य था। इसके बाद मेरे परिवार के सारे लोग
इकट्ठा हो चुके थे। मुझे उठाने लगे। मेरे भाई था, यहाँ किस लिए आया था? अगर माँ ने मुझे नहीं भेजता तो तेरा काम हो गया होगा। पापा नाराज, चाचा नाराज, जो भी था परिवार के लोग सारे गुस्से में थे। मुझे उठा के खड़ा कर दिया गया। अब मुझे एक तरह से हिलाने डुलाने लगे कि होश में आ, होश में आ। और तब मुझे जाकर के जो शरीर में चेतना थी ना, वो जागी थी। मैं रो पड़ा था अपने बाप के गले लग करके। पापा मुझसे गलती हो गई, भैया मुझे गलती हो गई, ऐसा गलती कभी नहीं करूँगा। पापा कहने लगे बस शांत हो जा, अब हम घर चल रहे हैं। आप टॉर्च की रोशनी हर जगह मार कर देखने लगे, लेकिन वो लड़की कहीं नज़र ही नहीं आई। सारा खेल मेरे पापा जानते थे कि जिस चक्कर में पड़ा हुआ था ना, वो लड़की वास्तव में लड़की थी ही नहीं, वो एक प्रेत आत्मा थी। अब मुझे अमावस की रात को उसका इरादा यही था कि प्रेम करूं और फिर मुझे मार दिया जाए। अब मैं बच चुका था। भगवान अभी मुझे जिंदा रखना चाहते थे। और वो जो गांव के मेरे दोस्तों ने खबर फैलाई थी और जो मेरे माँ को सब कुछ खबर मिली थी, माँ मुझ पर निगाहें रख रही थी, मेरे भाई को बता रखी थी, पापा को बता रखी थी, और सब लोग मुझ पर निगाहें रखी हुई थी। और वही हुआ, जैसे मैं छत से लटक करके चलने लगा, अब मैं अपने पापा की नज़रों में आ चुका था। और इसके बाद घर के सारे सदस्य अब उसी तरफ चल पड़े थे। हाँ, वक्त ज़रूर लगा, और वक्त इतना लगा कि मेरी जान बच गई। अगर सही में हमारे परिवार के लोग आने में देरी कर देते तो हो सकता था कि मैं उस जगह से कभी लौट नहीं सकता था। और उसके बाद तो मैं इतना डर चुका था कि उस रास्ते से मैं कभी जाता भी नहीं था। अब मेरे पापा, भाई, चाचा, ताऊ सब कुछ जान चुके थे कि मैं एक माया जाल में फंसा हुआ था। असल में बाबा शनिवार की दिन को ही अपने गांव निकल जाते थे, शमशान वाले, और रात रहते थे, और संडे की रात को शाम को वापसी आते थे। सबको मालूम था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि शनिवार को रात को वो उस जगह पर रहते नहीं हैं, अपने गांव की तरफ निकल जाते हैं, और फिर संडे को शाम को आते हैं। अगर मुझे मालूम होता ना, तो मैं कभी भी उस जगह पर आता ही नहीं। चाहे वो लड़की मुझे पैसे के कितनी लालच देती, मुझे प्रेम करती, कुछ भी करती, मैं उसके चंगुल में कभी नहीं फंसता। खैर, ईश्वर ने मुझे नई जिंदगी दी थी, और उस जिंदगी के लिए मैं ईश्वर को आज भी धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों, ये थी नीलेश जी की अपनी आप बीती। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक ऐसे ही रोमांचक घटना के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।